मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर फेरोज बख्त अहमद यकसा सिविल कोड को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। 3 माह में जुडिशल कमीशन बनाने और ड्राफ्ट का मुतालबा किया। इस तनाज़े के बाद फेरोज अहमद बख्त ने वजाहत देते हुए न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि मुसलमानों से मुताल्लिक मामलात मीडिया में आने से वो परेशान हैं। उनका मानना है कि इस्लाम एक साइंसी मजहब है। फेरोज बख्त का कहना है कि यकसा सिविल कोड के तहत तमाम मज़ाहिब के अच्छे नुकात लिए जाएं और उन्हें सामने रखकर एक ड्राफ्ट तैयार किया जाए। वहीं उन्होंने 3 माह में कमीशन बनाकर मसवदा अवाम के सामने लाने का मुतालबा किया है। फेरोज बख्त ने कहा कि उनकी दरख्वास्त का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है, क्योंकि मानू के चांसलर फिरोज बख्त अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में बाज़ाब्ता अर्जी लगाकर यूसीसी के लिए आगे बढ़ने के लिए कहा है। हमारे साथ फिरोज बख्त साहब मौजूद हैं। फिरोज साहब, ये अक्सर इस पर निशाना लगाया जाता है, तनकीद की जाती है, लेकिन फिर भी आप सुप्रीम कोर्ट गए, क्यों? देखिए, ये जो पिटीशन है 2019 की है, हाई कोर्ट में इसको दाखिल किया गया था और ट्रांसफर हुई है अभी, ठीक है। और इसको दाखिल करने का अर्ज यह है कि देखिए, इस्लाम एक बहुत ही जामे, बहुत ही कॉम्पैक्ट मजहब है, लेटेस्ट है, बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंफॉर्मेशन और नॉलेज के ऊपर है, लेकिन आए दिन इसकी जग हंसाई होती रहती है। हमें बड़ा इसका, चूंकि हम मुस्लिम हैं, जड़ों से मुस्लिम हैं, बड़ा दर्द होता है। कभी तो 4 शादियों को लेकर के, कभी किसी बच्ची की शादी की उम्र को लेके, अभी कोई किसी ने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया था, मुस्लिम धर्म में अडॉप्शन नहीं है, लेकिन उसको प्रॉपर्टी के राइट्स न देना, ठीक है। कितनी बच्ची की शादी की उम्र हो, जायदाद में किसको कितना हिस्सा देना है, होता क्या है यहाँ पे, हाँ, तलाक के बाद कितना क्या, सब ये सारी चीजें आए दिन दूसरे मज़ाहिब के बारे में तो इतनी नहीं आती मीडिया में, मुसलमानों के बारे में बहुत आती हैं। बल्कि एक बात यह है कि मुसलमान अक्सर इसको ये मानते हैं कि उनके सिविल लॉज बदल दिए जाएंगे, उनको शरीयत पर अमल करने की आज़ादी ख़त्म हो जाएगी, इस तरीके से अक्सर देखा जाता है। हाँ, नहीं, आपने कहा मुस्लिम्स के सिविल या रिलीजियस लॉज जो हैं बदल जाएंगे इस पिटीशन को अगर एक्सेप्ट कर लिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। कि नियत क्या है? क्योंकि अक्सर लोग ये सवाल उठा रहे हैं, जब कई रियासतों में इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें एक खास पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए आपने किया, लेकिन आप क्या चाहते हैं? हाँ, नहीं, देखिए, ये भी आपका अच्छा सवाल है, चुपता हुआ है, लेकिन ये सवाल करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के सवाल उठते हैं। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और 12 मासी यहाँ इलेक्शन कहीं ना कहीं चलता रहता है। कोई इस तरह की चीज़ है, चाहे कोई भी पार्टी पावर में हो, कांग्रेस हो, थर्ड फ्रंट हो, बीजेपी है आजकल पावर में, तो कोई इस तरह का स्टेप होता है तो ये कहा जाता है कि भी इलेक्शन हो रहे हैं तो वोट बैंक गार्नर करने के लिए किया जा रहा है। इसका वोट बैंक से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, कई लोग ये भी कहते हैं भाई कोई पोजीशन चाह रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं अपनी पोजीशन अल्लाह मियाँ के बनाना चाहता हूँ। मुझे यहाँ का कोई जो है कोई मेरा यहाँ ज़ाती मफाद नहीं है। जो मैं चीज़ सही समझता हूँ दिलो दिमाग से, उसको मैं लेके आगे बढ़ जाता हूँ। मेरा कोई ताल्लुक किसी सियासी पार्टी से नहीं है, ना बीजेपी से है, ना आरएसएस से, सपा बसपा कांग्रेस, किसी से नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ मुल्क के लिए अच्छाई हो, जिस चीज़ में मुल्क का बेहतर मफाद हो। कोई भी रूल कर रहा हो, मोदी जी रूल करें, सोनिया जी रूल करें, मुलायम जी रूल करें, राहुल जी रूल करें, कंट्री इज सुप्रीम, ठीक है। ना यहाँ पे मुस्लिम कार्ड चलना चाहिए, ना हिंदू कार्ड। दी ओनली कार्ड, एक मिनट मैं पूरा कर लूं, ये बहुत अहम स्टेटमेंट है मेरी। हिंदुस्तान में नो मुस्लिम कार्ड, नो हिंदू कार्ड, ओनली इंडिया कार्ड, बस यही कार्ड चलना चाहिए। क्या आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आगे बढ़ने से कुछ बेहतर होगा? देखिए, ऐसा है, बहुत सेंसिटिव मसला है। इससे पहले भी लोगों ने पिटीशंस डाली हैं और पिछले सरकारें भी और गालिबन ये सरकार भी थोड़ा हट बच के चल रहे हैं, लेकिन अगर ये आ जाता है तो बेहतर होगा। क्या है, एक चीज़ और है, कई लोग ये सोचते हैं कि ये जो मेरी पिटीशन है इससे कहीं नौजुबिल्ला इस्लाम के ऊपर, कुरान के ऊपर, अल्लाह के ऊपर कहीं आँच आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हम लोग सही चलते रहेंगे, इस तरह की किसी कोड की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर हम ही लोग गलत करेंगे, देखिए, चोरी कोई किसी के घर में करता है तो हम दारुल क़ज़ा तो नहीं जाते, हम तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का थाना है वहाँ जाते हैं। तो इस मुल्क में ना तो शरियत सुप्रीम है,
ना ही कोई सनातन धर्म का कानून हिंदू लॉ सुप्रीम है, ना किसी क्रिश्चियन का कानून सुप्रीम है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो हिंदुस्तान का आईन है, वही सुपर सुप्रीम है, वही नंबर 1 है, वही चलेगा। उसके अलावा कोई चीज नहीं चलेगी। तो ये थे फिरोज बख्त अहमद साहब जो बता रहे थे कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो यूसीसी को लेकर के, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अर्जी दाखिल की है, वो क्यों की है। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। नांदेड़ के शांतिनगर में 8 जनवरी की रात हुए डेटोनेटर धमाका मामले में पुलिस की तफ्तीश पर अदम इत्मीनान जाहिर किया जा रहा है। इस धमाके की आला सतही जांच की मांग भी की जा रही है। इस सिलसिले में नांदेड़ के मकामी अफराद के एक वफ्द ने आज मुंबई का दौरा किया। यहाँ इस वफ्द के जिम्मेदारान ने रियासत के वज़ीर दाखिला और रियासती पुलिस की आला हुक्काम से नुमाइंदगी करने की गर्ज से समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आसिम आजमी से मुलाकात की। इस मामले की शफाफ जांच के लिए अबू आसिम आजमी से नुमाइंदगी करने की गुजारिश की गई। वज़ीर दाखिला और पुलिस के आला हुक्काम की इस जानिब तवज्जो मबजूल करवाने के लिए अबू आसिम आजमी ने मदद करने का यकीन दिलाया। हमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है और ऐसी चीजें हो रही हैं और वो ऐसा सेंसिटिव एरिया हो गया है कि कुछ भी होता है तो वहां हिंदू मुस्लिम करके वहां फसाद करा दिया जाता है, दुकानें बंद करा दी जाती हैं, मस्जिदों में पथराव शुरू हो जाता है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं ऐसे एरिया पर नजर रखें और जो सच है, सच दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, इसकी फुल इंक्वायरी होना चाहिए और ऐसे ऑफिसर इंक्वायरी होना चाहिए जो कहीं भी शक के दायरे में ना आवे। ये मेरी सरकार से निवेदन है। कर्नाटक के उडुपी जिले की एक सरकारी कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी के जेडीएस लीडर इमरान पाशा ने सख्त मजम्मत की है। बेंगलुरु में इमरान पाशा ने कहा कि वो इस मसले को पार्टी के सरबराह एचडी देवेगौड़ा और एचडी कुमारस्वामी के सामने रखेंगे और फौरी तौर पर इस मसले के हल के लिए कोशिश करेंगे। पहनकर अगर आना है तो आप क्लास में मत आओ बोल के, तो 15 दिन से वो बाहर बैठे हैं, बिल्कुल गलत है वो। मैं उनके घर वालों से राब्ता किया हूँ, बात किया हूँ। ये बात को हमारी पार्टी में हमारे देवेगौड़ा साहब, कुमारस्वामी साहब के पास भी रखकर इंशाल्लाह सिटी प्रेसिडेंट से डिस्कस किया हूँ हमारे। तो ये जो भी इनजस्टिस हो रहा है, आप उनको बोला हूँ क्लियरली कि आप लोग डीसी के पास जाओ, एक कंप्लेंट दो। हमारा जो संविधानिक हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जो है आर्टिकल 19 हमको क्लियर इजाज़त देता है। हमको जो पहनना है वो हमारी मर्जी है। कोरोना कहर में अपनों की सरपरस्ती से महरूम तलबा का तालीमी सिलसिला जारी रखने के लिए मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी ने साल 2022 का पहला चेक तकसीम कर दिया है। प्रोग्राम में मुमताज माहिर तालीम डॉक्टर वसीम अख्तर ने बतौर सदर शिरकत की, जबकि मुमताज शायर मंजर भोपाली ने प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रोग्राम में शरीक मेहमानों ने मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी के जरिए समाज के गरीब और अपनों की सरपरस्ती से महरूम तलबा के लिए कदम उठाए जाने पर जहां सोसाइटी के इक़दाम की सताइश की, वहीं उन्होंने सोसाइटी की ज़ेर निगरानी तालीम हासिल करने वाले तलबा के तालीमी सिलसिले को जारी रखने के लिए हर किस्म के ताउन का यकीन भी दिलाया। और इस मौके पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने सोसाइटी के जिम्मेदारान, तलबा और मुमताज़ शख्सियात से खास बातचीत की है। कोरोना कहर में जहाँ पर ज़िंदगी की रफ्तार थम सी गई है, ऐसे में तालीम हासिल करने का मुतालबा या तालीम हासिल करने की बातें किसी ख्वाब से कम नहीं है। मीकेस ने मुस्लिम एजुकेशन करियर प्रमोशन सोसाइटी ने इस ख्वाब की तकमील के लिए वो बच्चे ख़ासतौर से जो गरीसत गुर्बत से नीचे हैं या वो बच्चे जिनके वालिदैन अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी तालीम का बेड़ा उठाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बच्चे भी हैं, मंदर भोपाली साहब भी हैं और दूसरे मेहमान मौजूद हैं। कितना मुश्किल मरहला इस वक्त है ये? देखिए, अभी बच्चे बहुत परेशान हैं क्योंकि उनके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और स्कूलों से उनको एडमिट कार्ड नहीं मिल रहे हैं, उनकी फ़ीसें जमा नहीं है। तो बहुत से बच्चों और उनके पेरेंट्स का ये कहना था कि अगर हमारी फ़ीस का इंतज़ाम नहीं हुआ तो शायद हमें तालीम छोड़ना पड़ जाएगी। तो बहरहाल मीकेफ्स क्योंकि पिछले 30-35 सालों से ये काम कर रहा है, तो हम लोगों ने तय किया कि किसी भी तरह हम इन बच्चों को वजीफ़े देंगे ताकि ये अपनी फ़ीस की अदायगी कर सकें और फिर अपने एग्ज़ाम में अपीयर हो सकें। तो ये हमारी कोशिश है कि तालीम की फ़रोग में कोई रुकावट इन बच्चों के ना आए, इनको ये एहसास रहे कि नहीं मीकेफ्स इनकी पुश्त पर है और किसी तरह का भी कोई माशी मसला इनके लिए नहीं आएगा और हम तालीम की फ़रोग के लिए पूरी तरह इनके साथ हैं। यकीनी तौर पर तालीम के फ़रोग के लिए बच्चियाँ हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे किस लिए आई थी आप? ये चेक लेने आए थे। क्या करेंगे चेक? पढ़ाई के लिए,
करनी। किस क्लास में पढ़ती है? 11th में। पर मीके अपने आप को बुलाया था तालीम के लिए, कैरियर काउंसलिंग की बात हुई, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। लोगों ने बहुत मोटिवेट किया और कैसे मुश्किलात को पास किया जाए और हर सिचुएशन में कैसे रहा जाए सिखाया, और उनकी बातों से एक अच्छा मोटिवेशन आया कि किसी भी मुश्किल स्थिति में, किसी मुश्किल सिचुएशन में कैसे रहना है, कैसे सर्वाइव करना है। हाँ, मेरा कहना यही है कि मुश्किलात आती रहती हैं, उसका सामना करना है। इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मुश्किलात का वक्त है, इस वक्त में लोगों से भी अपील करूँगा कि इन लोगों की मदद करें। ये हमारी कौम की विरासत हैं, इन लोगों को आगे बढ़ाना हमारा फ़र्ज़ है। मैं क्योंकि पूरी दुनिया और पूरे मुल्क में घूमता हूँ तो मैंने ये देखा है कि हौसला हमारा अभी पस्त नहीं हुआ है। कौम में भी जान बाकी है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बस उनको रास्ता दिखाने वाले अच्छे रहबर मिल जाएं तो मैं समझता हूँ कि हम हर फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। बेपनाह सलाहियत है हमारी मिल्लत में, हमारी कौम में, और इंशाअल्लाह ताला कोई कहीं से हमें रास्ता नहीं भटका सकता। हर चीज़ से महफूज है हम लोग, हर शर से महफूज है हम लोग। तो हमें किसी से खौफज़दा नहीं होना चाहिए, खुदा और उसके रसूल पे यकीन करना, ईमान रखना चाहिए, और यही ईमान हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर मीकेएफ ने बच्चों की करियर काउंसलिंग भी, करियर काउंसलिंग के साथ साथ मीकेएफ ने बच्चों को जो है चेक भी तकसीम किए ताकि मुश्किल मरहले में उनकी तालीम का सिलसिला जारी रखा जा सके और बच्चे अपनी मंजिल को पहुँच सकें। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। बज़्म अफसानचा के ज़ेर-ए-एहतमाम भोपाल इकबाल लाइब्रेरी में अफसानचा महफिल का इनेकाद किया गया। अफसानचा महफिल में उर्दू और हिंदी के अफसानचा निगारों ने शिरकत की और अपने अफसानचे को पेश करके अदीबों से दाद तहसीन हासिल की। भोपाल इकबाल लाइब्रेरी में मुनक़्क़दा बज़्म अफसानचा में मुमताज़ अदीब रशीद अंजुम ने बतौर सदर शिरकत की, जबकि MP उर्दू अकेडमी की डायरेक्टर नुसरत मेहदी ने मेहमान ज़ी वक़ार की हैसियत से शिरकत की और अपना अफसानचा भी पेश किया। जो गज़ल इसमें सुनी है या अफसानचा सुना है वो वाकई उस फार्म में पूरा उतरता है या नहीं उतरता। तो ये हमारे बड़ी अफसोसनाक हमारी जहनियत हो गई है कि हम बग़ैर सोचे समझे जो है उसकी तारीफ़ शुरू कर देते हैं। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या कहा आपने। तो मेरा ख़्याल ये है कि मुझे अफसानचे पर हो या शायरी पर हो या किसी भी सिंफ पर हो, उसके लिए हमारा मुताला वसी होना चाहिए। इसमें भी कतई तौर से गुंजाइश नहीं है भर्ती के लफ्ज़ों की, कतई तौर से गुंजाइश नहीं है कि साहब आप तसलसल, बल्कि ये रोक रोक के कलम रोक रोक के रखने वाली एक सिन्फ है। ये जो वक्त है ये इसकी ज़रूरत है अफसानचे, माइक्रो फिक्शन, फ्लैश फिक्शन इस वक्त की ज़रूरत है। उस ज़रूरत और अहमियत को देखते हुए इस नशिस्त का और इस सिन्फ पर काम होने की बहुत ज़रूरत है। धीरे धीरे ये कलम चलने लगा। अब आज पहली बार पढ़ा है, कितना अपने आप में कुछ कर पाया या नहीं ये सामीन हजरात बताएंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी लोग लिखने की कोशिश कर रहे हैं वो शुरुआत तो करें। सकीना फाउंडेशन की जानिब से हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कंबल की तकसीम अमल में लाई गई। फाउंडेशन के चेयरमैन आसिफ हुसैन सोहेल और उनकी टीम ने रात के वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। सड़क के किनारे अस्पतालों, यतीम खानों, ओल्ड एज होम में कंबल तकसीम किए गए। उन्होंने सर्द मौसम में बेसहारा लोगों के लिए शेल्टर होम बनाने की अपील की। सर्दी की लहर को देखते हुए मेरे जानिब और सकीना फाउंडेशन की जानिब से ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन, 1000 ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का ड्राइव किया गया। शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में चार मीनार, मुअज़्ज़म जाह मार्केट, टोली चौकी, मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। उसमें ज़रूरत के सामान भी वो लोग को दिए जा रहे हैं और काफ़ी लोग तकलीफ़ में रह रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए एक शेल्टर होम्स भी जो सो विंटर में बनाए, जो ब्रिज के नीचे काफ़ी जगह हमारे पास फ्लाईओवर्स के नीचे खाली जगह रह रही है, उसके अंदर शेल्टर होम्स बनाकर लोगों को सर्दी के टाइम पे रख भी सकते हैं। हैंड्स एंड हार्ट्स मेरे साथ जुड़कर ये ड्राइव को कंप्लीट हुआ है और सबकी मेहनत है, उनके बगैर ये नामुमकिन था ये करना। ये शहर हमारा है तो जिम्मेदारी भी हमारी है। हम
एक बार फिर वापस आ रही है हिस्ट्री टीवी 18 की रुझाना तय करने वाली असल हकीकत पर मबनी एंटरटेनमेंट सीरीज, जहां आप देखेंगे मुतासर करने वाली, हैरान कुन और हिंदुस्तान के अलग अलग कोशों से वो कहानियां जो आपने पहले कभी नहीं देखी। OMG ये मेरा इंडिया सीजन 8 का प्रीमियर इस पीर 24 जनवरी को रात 8 बजे सिर्फ हिस्ट्री टीवी 18 पर पेश है इस नए सीजन की एक झलक। इंडिया के धुरंधर, टैलेंट का समंदर, डेयरिंग कलाबाज, अनोखे अंदाज, हैरान है हर नजर देख के इंडिया का हुनर। इस बार कुछ नई कहानियां, कुछ नई जगहें, कुछ नए लोग। मिलिए सुपर इंसान आदिल तेली से, जिन्होंने साइकिल पर कश्मीर से कन्याकुमारी का सफर तय किया इन रिकॉर्ड टाइम। इंडिया की पहली फुल्ली कस्टमाइज्ड बांस की साइकिल। दो भाइयों का संतुलन जीत लेगा आपका मन। बनाएंगे हवा में पत्थरों से आर्ट, द मैजिकल एरियल आर्ट। और ये है इंडिया की पहली एंड ओनली लोटस सिल्क मेकर। 2.5 किलो के हाथ का जमाना हुआ पुराना, जरा 2.5 किलो के पांव को ले आना। OMG यहाँ हुनरबाज जोश और जुनून से लिखते हैं फसाना, जिसे देखकर हर शख्स कहता है OMG। बायजूस OMG ये मेरा इंडिया का नया सीजन शुरू हो रहा है 24 जनवरी से हर सोमवार रात 8 बजे हिस्ट्री टीवी 18 पर। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया शाख जिला रायचूर के सदर मौलाना मोहम्मद फरीद उमरी ने बताया कि जिले में पार्टी की जानिब से रुकनियत साजी मुहिम जारी है। फरीद उमरी ने बताया कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया अक़दार पर मबनी जमात है। उन्होंने कहा कि पार्टी में लोग बिला लिहाज मजहब व तबकात शामिल हो सकते हैं। मौलाना फरीद उमरी कर्नाटक के रायचूर में WPI के एक इजलास से खिताब कर रहे थे। हर जात पात कोई भी इम्तियाज किए बगैर हर एक को हमारे पार्टी के दरवाजे खुले हैं। हम सबको क्या है इसमें दावत देते हैं कि भाई पूरे के पूरे लोग क्या है वेलफेयर पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारी अवाम है, अवाम को जागना बहुत जरूरी है। नहीं जागोगे तो यकीन मानो तुम्हारे घरों में कचरा फेंक के जाएंगे, ये हालात तुम्हारी हो जाएंगी, तब तुम कुछ नहीं कर सकोगे। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी वेलफेयर पार्टी ज्वाइन हो जाइए। इंशाल्लाह हमारे हाथ मजबूत कीजिए। हम इंशाल्लाह रायचूर के लिए हर रोड, हर पानी, लाइट का मसला, करप्शन का मसला, इंशाल्लाह हम तमाम इसके लिए। राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर में कोविड केसेस की बढ़ती हुई तादाद के दरमियान आज अजमेर में भी वीकेंड कर्फ्यू का निफाज रहा। अजमेर की दरगाह बाजार में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान सब कुछ बंद रहा। इस बंद के दौरान दरगाह बाजार के ताजिर सदर ने पुलिस पर इल्जाम लगाया कि कल रात पुलिस के जरिए लोगों को गैर जरूरी तौर पर परेशान किया गया। 9 बजे के बाद में सिपाहियों ने जुल्म किया बाजार के अंदर, दारू पी के सब शटरों को बंद किया है, आदमियों को लेके गए, यहाँ से होटलों के नौकरों को लेके गए, जायरीनों से झगड़े करे, जायरीनों को मारा है, जायरीनों को मारा है। उनकी टिकटें थी, टिकटें कैंसिल हो गई बेचारों की, अभी उनकी दूसरी टिकट होगी नहीं। ये जुल्म किया पुलिस वालों ने रात को। और होटल का कोई डिटेल ही नहीं है, होटल बंद करने का कोई कानून ही नहीं है। अभी मैं होटल के शटर खुलवाऊंगा, साहब को बुलाऊंगा, एसपी साहब के पास जाएंगे हम कि साहब ये कौन सा जुल्म है तुम्हारा। सियासी रैलियों और इज्तिमाई जलसों पर लगी पाबंदियों के बाद पहले मरहले के इंतखाबात के पेश नज़र प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के कवरेज के लिए मेरठ में बीजेपी ने एक खास मीडिया सेंटर कायम किया है। पार्टी मीडिया सेंटर के इफ्तिताह के लिए डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य पहुंचने वाले थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से डिप्टी CM तकरीब में शामिल नहीं हो सके। इस मौके पर बीजेपी तर्जुमान और राज्यसभा रुकन जफर इस्लाम ने मीडिया सेंटर का इफ्तिताह किया और सेंटर पर मुनक्कदा पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से खिताब किया। पहले चरण का इलेक्शन है और दूसरे चरण का इलेक्शन 14 तारीख को, पहले चरण का 10 तारीख को। इसलिए इस क्षेत्र में जो पश्चिम के क्षेत्र में जो है आगरा चुना गया और ब्रज के क्षेत्र में जो है वो हमने पश्चिमी क्षेत्र में मेरठ और ब्रज के क्षेत्र में
आगरा चुना गया और ये टीम जो यहाँ बैठी हुई है वही टीम रिस्पॉन्सिबल है और भी हमारे साथी लोग हैं जो अभी इस वक्त आगरा में हैं, तो ये हम लोग यहाँ से और वहाँ से मैनेज कर रहे हैं। दिल्ली के शाहीन बाग में कालिंदी कुंज रोड पर कब्जे को लेकर झगड़ा हुआ। दरहकीकत कालिंदी कुंज रोड पर फव्वारा बनाने का काम चल रहा था, जिसे बीजेपी के इलाकाई रहनुमाओं और कारकुनों ने मौके पर पहुंचकर रोकने की कोशिश की, जबकि दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कारकुन भी मौके पर पहुंच गए। हमने आके देखा है, पूछा यहाँ से जो लेबर काम कर रही है कौन बना रहा है, उन्होंने कहा जी ये फाउंटेन बन रहा है सौंदर्यकरण के लिए, बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कौन बना रहा है, कोई लिखित परमिशन नहीं, कोई कुछ नहीं, और फाउंटेन उधर बन रहा है और इधर देखिए ये 12 फीट ऊंची दीवार ये बनी हुई है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ कहा भी, कहीं कब्जा तो नहीं हो रही सरकारी जमीन है। तो हम इस विरोध में यहाँ पे आए, तो अभी तक हमें कोई इस तरह की कोई परमिशन यहाँ पे हमें नहीं दिखाई है। नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं किया था। ये अचानक सारे यहाँ पे 50 आदमी एक भारतीय जनता पार्टी की, वो जा रहे, देखिए कितने सारे हैं, 10-12 गाड़ी में भर के आए और लेबर को धमकाया। लेकिन यहाँ से मुझे जैसे ही पता चला, यहाँ से मुझे फोन किया कि कुछ लोग आए जो काम चल रहा है उस पर से लेबर को भगा दिया जो बीजेपी के हैं। तो हम यहाँ पे आए तो उनसे हमने बात की है, लेकिन अब वो यहाँ से जा रहे हैं। SHO साहब भी यहाँ पे मौजूद है, पुलिस भी आ गई है, तो उन्हें भी बता दिया, तो SHO साहब उन्हें लेके चले गए यहाँ से। नागरिकता कानून के विरोध में कालिंदी कुंज रोड, सरिता विहार रोड जो जोड़ता है उत्तर प्रदेश को, उसके ऊपर ये पूरा रोड है जो आप देख रहे हैं, ये जोड़ता है। लेकिन इसी जगह पर आज फिर से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो आमने सामने आ गए, क्योंकि यहाँ पर एक काम हो रहा था दिल्ली सरकार की तरफ से कि यहाँ पर फाउंटेन बनाया जा रहा था, कुछ पेड़ पौधे लगने हैं, ये कंस्ट्रक्शन का काम है जो आप देख रहे हैं, ये हो रहा था। और इसी वजह से इसको रुकवाने के लिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, लीडर हैं, जो मकामी लीडर हैं, वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि इसकी कोई परमिशन नहीं है, यहाँ पर कब्जा किया जा रहा है, रोड को बंद किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से, उनके लीडर्स की तरफ से कहा गया कि यहाँ पर ये रोड बंद करने की, छोटा करने की कोशिश की जा रही है। उसको लेकर के वो विरोध जताने के लिए यहाँ पहुंचे थे। उनका कहना था कि यहाँ पर परमिशन नहीं है। हालांकि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि यहाँ पर ये जो विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, उनके फंड से तमाम काम कराया जा रहा है। दोनों के अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन ये पेच जरूर है कि क्या इस काम की परमिशन है। लेकिन ये काम क्योंकि हो रहा था, पुलिस भी यहाँ पर मौके पर पहुंच गई थी, स्थिति को संभाला है। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो आपको मौका दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर फाउंटेन का काम, ये फाउंटेन बनना है, पेड़ पौधे लगने हैं, ये तमाम चीजें होनी है, जिसको लेकर के बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, मकामी लीडर आमने सामने हैं। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुंबई मीरा रोड ईस्ट के पूनम सागर कॉम्प्लेक्स में वाक़ दारुल शरीफ कब्रिस्तान को सीमेंट ब्लॉक और RCC की मदद से बेहतर बनाया गया है। कांग्रेस कारपोरेटर अशरफ शेख ने अपने कारपोरेटर फंड का इस्तेमाल करते हुए कब्रिस्तान को नए सिरे से सजाया। म्यूनसिपल सर्वेंट अशरफ शेख ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए बताया कि दारुल शरीफ का कब्रिस्तान मुसलमानों की आखिरी रसूमात के लिए वाहिद कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान में मैयत को दफनाने के लिए कब्र खोदी जाती थी तो थोड़ी सी खुदाई के बाद जमीन से पानी निकलता था। यही नहीं बल्कि काफ़ी परेशानी भी होती थी, जिसके बाद कब्रिस्तान को नए सिरे से सजा दिया गया है। ये है कि हमारे पास पिछले साल कोविड के वक्त के अंदर काफी कब्रें काफी मैयत आया करती थी, जिसके चलते ये तो 15 से 20 रोज के रोज आया करते थे, जिसके चलते हमको काफी परेशानी होती थी। और 6 फुट जब हम खोदते थे तो कोस्टल एरिया के होने की वजह से नीचे से अवशेष निकलते थे और नीचे से पानी निकलता था, जिसके चलते लोगों की भावना आहत होती थी। हमने ये बात हमारे लीडर जनाब मुजफ्फर हुसैन साहब के सामने रखी। उन्होंने कॉरपोरेशन के अधिकारियों से मिलकर, स्पेशली म्युनिसिपल कमिश्नर हमारे दिलीप ढोले साहब, पुलिस कमिश्नर सदानंद दाते साहब, उनके सामने ये बात को रखा। दाते साहब ने इनफैक्ट सजेस्ट किया कि क्यों ना आप इसको एलिवेट कर देते। इस एलिवेशन के जरिए क्या हुआ है कि हमने ये आधा कब्रिस्तान पूरा एलिवेटेड हो चुका है। इससे ये हुआ है कि नीचे 6 फुट पहले ही मट्टी थी, उसके बाद में आपने देखा होगा 3.5-4 फुट हमने ये ऊपर बना दिया है। अब ये पूरा के पूरा जो है इसके अंदर जब हम दफनाते हैं तो ना हमको अवशेष मिलते हैं, ना हमको पानी मिलता है, जिससे काफी फायदा हुआ है। पहले से तो अभी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, क्योंकि पहले लोगों को बहुत परेशानी होती थी बरसात में आने में, कभी मिट्टी निकल जाता था, बरसात में मिट्टी देने में पानी निकल जाता था। तो अभी पहले से बहुत अच्छा है, लोग आते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, तो बहुत अभी पहले से बहुत अच्छा सहूलियत है माशाल्लाह। अभी लोग बहुत खुश है। माशाल्लाह मेरे को आज 22 साल हो गए यहाँ पे आएंगे,
और दिन पे दिन यहाँ पे माशाल्लाह बहुत सुधार हो रहा है और आज बहुत बेहतर होगा कब्रिस्तान यहाँ पे। और जो भी है जो बेहतर करे अल्लाह उनको बहुत अच्छा कामयाबी दे, बहुत कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा बनाने की यहाँ पे। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।